हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों ये इस वीडियो में ना आपको 2 नंबर तो पक्का क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पार्ट है वंशागति या जो है वंशागति और इसका विविधता का सिद्धांत है, ठीक है ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आनुवांशिकी किसको कहते हैं, जीनेटिक्स किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है वंशागति का मतलब होता है ना कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाता है उसी का अध्ययन करना, या कोई जीव एक दूसरे से अलग है क्यों है तो उसी विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आनुवांशिकता या वंशागति क्या होता है। आनुवांशिकता या वंशागति क्या होता है तो देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों के प्राप्त होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं या कोई भी जीव है अपने जनकों जैसा होता है ना, तो ये गुण कहाँ से आया उसको, तो ये वंशागति ही आया है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों जीन क्या होता है। तो जीन देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जैसे आप डीएनए को तोड़िएगा ना तो डीएनए का जो सबसे छोटा खंड होता है वो जीन होता है, ठीक है ना। जीन ही आनुवांशिक लक्षण को ढोता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है युग्म विकल्पी या एलील जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन को एक या अधिक संभाविक रूप से गुणसूत्र में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एलील कहलाते हैं। कहने का मतलब है एलील के वजह से ही कोई फूल लाल हरा जो एक ही जैसे संतान जैसे दिखाई देते हैं, एक ही जैसा, वो एलील का ही रूप होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। देखिए संतति जो है मतलब संतान दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होते हैं। मतलब क्या है जब संतान जो है अपन जनक जैसा नहीं होता है तथा उसमें तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है, इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी जीव है वो अपने जनक जैसा नहीं है, ठीक है, अपने माँ बाप जैसा नहीं है, उसमें कोई तीसरा लक्षण आ गया है तो उसी को अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सहप्रभाविता। जब संतति दोनों जनकों से मिलते जुलते हैं उसी को सहप्रभाविता कहते हैं, ठीक है। जब संतति जो है जब संतान जो है क्या है अपने जनकों से मिलता जुलता है, अपने माता पिता से मिलता जुलता है, उसी को सहप्रभाविता कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है गुणसूत्रीय विकार। तो देखिए जब हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या जो है कम हो जाती है, कम यहाँ पर कम छूट गया है, कम या अधिक हो जाती है, इसी को ही गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। जैसे में हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया आपको पता ही है क्या है, तो हीमोफीलिया एक रोग है, यहाँ पर देख लीजिएगा हीमोफीलिया जैसे में बात करते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। आनुवांशिक रोग का मतलब समझ रहे हैं, जो लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लक्षण है। जब किसी व्यक्ति को कट या फट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसको हीमोफीलिया रोग कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है उत्परिवर्तन। तो देखिए किसी जीव के लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी जीव है उसके लक्षण जो है जीव में अचानक चेंज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है उसका संतान जो है, जैसे सामान्य सभी लोगों को कितना होता है 5 उंगली होता है ना एक हाथ में, तो अचानक 6 आ गया तो वो उत्परिवर्तन कहला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधे का चयन इसलिए किया कि यह 1 वर्षीय होता है,
ठीक है, तथा इसके विपरीत लक्षण और गुण पाए जाते हैं और इसको छोटे जगहों पे भी उगाए जाते हैं, इसलिए इसका चयन इन्होंने किया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वंशावली विश्लेषण क्या होता है। तो देखिए, कई पीढ़ियों तक जारी लक्षण का विश्लेषण को वंशावली जो है विश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब कई पीढ़ियों तक जारी लक्षण का विश्लेषण, मतलब कोई भी लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे में जा रहा है, वही लक्षण अगले पीढ़ी में जा रहा है, वही लक्षण उसके अगले पीढ़ी में जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे वंशावली विश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, यह जो है एक आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम जो है एक आनुवांशिक रोग है। इसमें मनुष्य की गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाती है, जिस कारण स्त्रियां जो है बाँझ जो हो जाती है। ठीक है ना, बस इतना ही लिखिए इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम। यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की जगह 3 होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो है छोटे कद और मंद बुद्धि के हो जाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है ना दोस्तों, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिए, यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। ठीक, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें पुरुष भी स्त्री जैसा दिखने लगते हैं, जैसे ऐसे को हम लोग पुरुष को नपुंसक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से प्रभावित नहीं होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जो है स्वतंत्र से होते हैं, ऐसे के स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि एक लक्षण जो है दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं। कोई भी लक्षण है, मान लीजिए मेरा लक्षण है, किसी दूसरे को नहीं प्रभावित कर रहा है, तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है ना दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि ये वीडियो से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा किसी भी शर्त पर। ठीक है ना, तो देखिए, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22वें जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। ठीक, और 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मादा में गुणसूत्र XX होता है और नर में गुणसूत्र XY होता है। इसमें नर ही लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है ना, यानी बस यही लिंग निर्धारण हो गया।